हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो अब आगामी वन रक्षक यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए साइंस के एमसीक्यूज़। और कल हालांकि आपने देखा ही था कि आपका वनपाल का एग्ज़ाम हुआ है। ढेरों सारे साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगभग 15-17 के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और उसका वेटेज अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से उसको ध्यान में रखते हुए पेपर किस टाइप से आया था और आपका सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न कैसा हो सकता है, उसी से ही मिलते जुलते हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। मे बी आपको यहीं से क्लास में से मिल जाएंगे। और ये हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम लोग 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। बस आप इतना कर लीजिएगा, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अब भी नहीं किया तो बहुत पछतावा होगा, क्योंकि बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे, मैसेज आ रहे थे कि हमने वनपाल में साइंस नहीं करी तो हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। काश हम लोग साइंस पढ़ लेते तो हमारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते। तो अब पछताए हो तो क्या ना, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो वही है, अब आपके पास मौका है, टाइम है, कुछ दिन है। तो अभी से भी अगर आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो उसी को लेकर ही, और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तभी हम लोग ये क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हमारे जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन बनाते हैं। ग्लूकोज भोजन यानी कि वो ग्लूकोज तैयार करते हैं। ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये आपसे पूछा गया है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट होता है या अपघटन होता है, डिसोल्यूशन होता है। थर्ड है फोटोकेमिकल एंड फोर्थ है आपका प्रेसिपिटेशन। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वो जो प्रोसेस है ना जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में प्लांट अपने लिए भोजन बनाते हैं उसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। उसे क्या कहा जाता है, इस पूरे प्रोसीजर का ही नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण, या जिसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये वाला जो प्रक्रिया है वो कैसी है, प्रकाश रासायनिक, क्योंकि जो खाना मिल रहा है ना वो आपका प्रकाश से कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट से आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और ऊर्जा हम जानते हैं एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, ना तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप उसे नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में आप उसे बदल सकते हैं। फर्स्ट है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है कि जब भी दो आप एलिमेंट लेते हैं जिसके बीच में आपको रिएक्शन करवानी होती है, तो जो ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो सामने वाले को डिस्प्लेस कर देता है। विघटन में तोड़ना, जैसे कि अब बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का जो विघटन होता है वो आपका विघटन वाली अभिक्रिया है। और प्रेसिपिटेशन आप इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है वो हमेशा प्रेसिपिटेट, उसमें क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा, यानी कि एक ऐसा पदार्थ बनता है जो घुलनशील नहीं होता है, उसे ही कहा जाता है अवक्षेप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो आपको बताना है वो परमाणु कौन सा है, क्या वो हाइड्रोजन है, क्या वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या अमोनिया है। ये सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फर्दर एग्जामिनेशंस के लिए ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ओके तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना ये एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा आपका परमाणु है जो हर एसिड में रहेगा, हर एसिड में। और हाइड्रोजन जब किसी धातु के साथ क्या करेगा, किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्शन कर लेता है तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस बन जाती है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो राइट आंसर आपका होगा 1 नंबर। गैस भी कौन सी उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस, या और भी कोई गैस हो सकती है। ठीक है तो हम इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से ऊपर रहता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब पूछने का दूसरा तरीका भी हो सकता है कि पानी में बर्फ का कितना भाग पानी के अंदर डूबा रहता है।
दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका 1/10। 1/10 भाग जो है ये पानी के ऊपर तैरता है। आपने देखा है पानी का जो आयतन है, बर्फ का आयतन पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो जैसे ही आपने क्या किया और डेंसिटी भी कम रहेगी, और जैसे ही आप क्या करते हैं बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ का कुछ हिस्सा पानी के अंदर तैरता रहता है और धीरे धीरे बर्फ़ कम होती जाती है। ये आपने देखा भी होगा ऑब्वियसली। तो ध्यान रखिएगा 1/10 हिस्सा जो है ये पानी की सतह के ऊपर तैरता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना हिस्सा पानी की सतह के नीचे होगा तो आप क्या बताएंगे? पानी की सतह के नीचे। तो आपका यहाँ पे क्या होगा आंसर? मान लीजिएगा अपने आप में कितना है? 1 है। 1 में से अगर 1/10 जो है वो कैसे है? पानी के ऊपर है। तो सतह के नीचे कितना होगा? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9/10। 9/10 भाग जो है ये पानी के नीचे रहेगा। तो दोनों में से कैसे भी प्रश्न पूछ ले, आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हड्डी और उपास्थि के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? उपास्थियाँ होती हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज आप इसको कमज़ोर हड्डी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे गले में ट्रैकिया होती है, उसके चारों तरफ कार्टिलेज की लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्शन देती है। आपकी नाक वाली ये जो है इधर कार्टिलेज होती है, ये वाला आपका कान वाला यहाँ पे कार्टिलेज होती है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं पूरा हड्डी तो नहीं होती, हड्डी तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कार्टिलेज उससे थोड़ा सा कम है। ओके तो ध्यान रखिएगा, हड्डी है, उपास्थि है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इनके लिए हमें क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कैल्शियम। तो आपका जो बी नंबर ऑप्शन है ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, मैग्नीशियम जो है ये आपको क्लोरोफिल में मिलता है। मैग्नीशियम जो है ये आपको क्लोरोफिल में मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जिंक जो है ये आपको आंसुओं में भी मिलेगा। उसके अलावा इंसुलिन के काम के लिए, इंसुलिन के काम के लिए आपको क्या चाहिए? जिंक। मतलब कि इंसुलिन के अंदर आपको क्या मिलता है? जिंक मिलेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैवाल में से कौन सा खाद्य प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण सोर्स है? कल जब आपने वनपाल का पेपर देखा था तो उसमें एल्गी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था कि अगार अगार जेल जो है वो कौन सी एल्गी से बनाया जाता है, जो कि जिसका इस्तेमाल लेबोरेटरीज में माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है, छोटी छोटी वस्तुओं को देखने वगैरह में किया जाता है। तो यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा शैवाल यानी कि एल्गी। आपने देखा है ना जहाँ पे पानी वानी बहुत ठहरता है तो वहाँ पे काई सी जम जाती है, ग्रीन ग्रीन सी, वो भी एल्गी ही है। एल्गी बहुत सारे प्रकार की है, आपको समुद्र वगैरह में बहुत ज़्यादा एल्गीज देखने को मिलेंगी। अब यहाँ से पूछा गया है कि कुछ एल्गीज ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम खा सकते हैं सैलेड के फॉर्म में, जैसे कि अलवा आपने देखा था। उसके अलावा कुछ ऐसे एल्गीज हैं जिनके अंदर प्रोटीन रिच प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि इसमें खाद्य प्रोटीन एक महत्वपूर्ण सोर्स है। तो ध्यान रखिएगा कि स्पाइरुलिना जो है, स्पाइरुलिना जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर आपको प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो सबसे पहले इतनी बातें ध्यान रखिएगा, ये हमारी सारी ब्लड सेल्स हैं। आपका जो ब्लड है ना ये लगभग इसका लगभग 45% यानी कि 45% भाग जो है ये सेल से, हमारी कुछ ब्लड सेल्स होती हैं उनसे मिलकर बनता है, जिसे आप नॉर्मल शब्दों में क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं, जिसे आप डब्ल्यूबीसी कहते हैं और जिसे आप प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, और आपका जो 55% पार्ट होता है ये होता है प्लाज्मा से बना हुआ। किससे बना हुआ होता है? प्लाज्मा से बना हुआ होता है, जिसमें 90% तक तो पानी ही होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा, कुछ इस तरीके से आपको प्लाज्मा में देखने को मिलता है। क्लियर? अब यहाँ से पूछा गया है कि ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है? तो यहाँ पर जब हम ब्लड की बात करते हैं सबसे ज़्यादा ब्लड में आपके होती है आरबीसी, और आरबीसी में कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ये आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का काम करता है। और ध्यान रखिएगा एरिथ्रोसाइट का ही नाम क्या है? आरबीसी है। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब है कोशिका, ऐसी कोशिका जो लाल रंग की है। थ्रोम्बोसाइट जो है ये आपके प्लेटलेट्स का ही नाम है।
ठीक है। आपका लिम्फोसाइट जो है ये आपकी जो WBC है उसका एक प्रकार है, और ल्यूकोसाइट आप WBC को ही कहते हैं। ओके तो ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके अनदर नाम देकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और लिम्फोसाइट जो है ना ये आपकी एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाने का जो काम है वो कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है। कौन करेगा, लिम्फोसाइट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से आयोडीन का एक सर्वोत्तम सोर्स कौन सा है, शैवाल, सेम, मूली या गेहूं। आपसे पूछा गया है आयोडीन। आयोडीन हम जानते हैं कि आपके शरीर में ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड, उसके कामकाज के लिए ज़रूरी है। अगर थायराइड ग्रंथि सही से काम नहीं करती है तो मतलब आपकी बॉडी में आयोडीन सही से नहीं जा रहा है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है जिसे आप गॉइटर कहते हैं। ओके तो आयोडीन जो है ये आपको समुद्री चीज़ों में मिल जाएगा, क्योंकि समुद्री पानी वगैरह है वो काफ़ी खारा होता है, नमकीन होता है। तो वहीं से आपको ध्यान रखना है कि जो शैवाल है ना ये भी आपको समुद्र में मिलते हैं, तो इसी वजह से ये आयोडीन का एक अच्छा सोर्स है, ये आयोडीन का एक अच्छा सोर्स है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ना क्या है कि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम तो भाग रही है ना। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि धीरे चलने वाले पीछे रह जाते हैं, तो हमें तेज चलना है ताकि हम जल्दी और सबसे आगे रहें। ओके और क्वेश्चंस इतने ज़्यादा टफ नहीं हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। कहीं डाउट लग रहा है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में डाल देना कि मैम यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग उस क्वेश्चन को फिर से ले लेंगे। ठीक है, और इतना हम फास्ट नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं चाहती हूँ कम से कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो जाए। ओके तो चलिए यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी कमरे के कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस वजह से होता है। आपने देखा ही होगा ना, अगर हमने परफ्यूम थोड़ा सा छिड़क दिया है तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू जाती है। या इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब भी आप किसी बस या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपने देखा होगा ना, कोई कैसा होता है जो डीओ वीओ बहुत ज़्यादा लगा के आता है। ठीक है, और उसके आसपास वाले जो है मतलब काफ़ी दूर दूर तक उसकी स्मेल फैल जाती है। वो इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम क्या है, विसरण है। विसरण क्या करता है, उस खुशबू को फैला देता है। तो विसरण की वजह से यानी कि डिफ्यूज़न की वजह से वो खुशबू फैल जाती है। तो आपसे यही पूछा गया था कि खुशबू कैसे फैलती है, तो विसरण की वजह से फैलती है। अब इवैपोरेशन क्या होता है कि आपने पानी को बॉयल नहीं किया है और पानी जो है वो वाष्पीकृत हो गया है। इसके जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो आप कह सकते हैं जैसे कि आपने कपड़े सुखाए, कपड़ों का सूख जाना, उसके अलावा आपके ऊपर आपको पसीना रहा है, आप जैसे पंखे के नीचे बैठते हैं तो आपको एकदम ठंडक का एहसास होना, मटके का पानी ठंडा होना। उसके अलावा आपने देखा ना घरों में, अब जैसे कि क्या है कि बहुत सारे बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो कच्चे घर होते हैं, हालांकि आजकल तो सबके पक्के घर हैं। तो जैसे आप मिट्टी में ऐसे या कच्चे फर्श में ऐसे पानी डालते थे तो एकदम से गायब हो जाता था ना थोड़ी देर के बाद, वो किसकी वजह से, इवैपोरेशन की वजह से। या फिर आपने देखा है कहीं पानी गिरा हुआ है, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप सूख जाता है, किसकी वजह से, इवैपोरेशन की वजह से। अब यहाँ पर वेपोरेशन या बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग में तो क्या होता है, वेपोरेशन में वाष्पन में पानी को पर्टिकुलर 100 डिग्री से ऊपर आपको टेम्परेचर पे उबालना पड़ेगा, उबालोगे तो जाके पानी जो है भाप बन के उड़ेगा। यहाँ पे आपको पानी को उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब्लिमेशन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, आपका जो सॉलिड है, आपका जो कोई ठोस है, अगर वो सीधा ही गैस में परिवर्तित हो रहा है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप उदर्वपातन कहते हैं, उसे आप उदर्वपातन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एनीमिया किसकी कमी से होता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। अब खून की कमी होना यानी कि बॉडी में आयरन की कमी होना, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होना, बॉडी में खून की कमी होना, इन सभी को हम लोग अरक्तता यानी कि एनीमिया कहते हैं। नॉर्मल है, आम है, आजकल हर किसी को हो रहा है, इवन हर किसी में खून आजकल है ही नहीं। लगभग फीमेल में कितना होना चाहिए, 14 के आसपास, 14 ग्राम पर हीमोग्लोबिन, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में, बट होता कितना है, 8-9 इतना ही, मेरे में भी इतना ही है। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किसकी कमी की वजह से होता है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ विटामिन दिए गए हैं, क्योंकि विटामिन मिनरल्स ये हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेने, कम मात्रा में लेने हैं, बट लेने ज़रूर हैं। अब यहाँ देखिएगा जो राइबोफ्लेविन है, ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था कल के एग्जाम में, ये B2 का केमिकल नेम है, थायमिन जो है ये B1 का है, फॉलिक एसिड जो है ये B9 का है, नियासिन B3 का है, और साइनोकोबालामिन
विटामिन जो है B12 का है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि किसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। जब हम बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है B6, B9 और B12, ये 3 हमारे जो विटामिन है, ये ऐसे विटामिन हैं अगर इनकी कमी हो जाएगी, इनकी कमी से क्या हो जाता है, खून की कमी होना। इन तीनों की कमी से क्या होता है, खून की कमी हो जाना। ये जनरली B9 और B12 ये जनरली देखा जाता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी के समय पर इनकी कमी हो जाती है और इसी वजह से डॉक्टर्स ना आपको ना फॉलिक एसिड वगैरह की मेडिसिन भी देते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया हो तो देखना, ठीक है। और ना जनरली जब भी हमारी मेडिसिन होती हैं उस पर ऐसे नहीं लिखा होता है विटामिन सी की है, नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड। ऐसे नहीं लिखा होगा कि विटामिन B9 या आयरन की खून की ये दवाई है, नहीं, फॉलिक एसिड। मतलब कि ना वहाँ पे ना केमिकल नेम होते हैं, ना कि ये ऐसे लिखे हुए होते हैं। क्लियर? चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हुआ, सी और 3 और 5, 3 और 5, तो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, है ना, 3 का पाड़ा है, 2 से स्टार्ट होकर आपको 4 तक बोलना है। बस यही जो विटामिन है और इन्हीं की कमी से क्या होता है, खून की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रसायनों को उनके सामान्य नाम के साथ आप सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपको केमिकल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके आपको नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस या हास्य गैस बोला जाता है। अगर आपने सूंघ ली तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, फिर ऐसा लगेगा कि रो ही रहे हैं, बस मुंह बंद ही नहीं हो पाएगा। तो ये आपका मिलता है सी से, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको आप बोलते हैं N2O। और ध्यान रखिएगा इसका जो इस्तेमाल है वो एनेस्थीसिया में भी करते हैं, मतलब कि बेहोश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या जिसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, तो ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाई भी बोल सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब बात करते हैं तो ये है आपका कैल्शियम हाइड्रेटेड सल्फेट, यानी कि कैल्शियम हाइड्रेटेड हाफ, इसके अंदर रहेगा पानी की मात्रा, और ये आपके पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हड्डी वड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर करते हैं ना, ये वही है। उसके अलावा वॉशिंग सोडा जो है, यानी कि धोने का सोडा, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3। क्लियर? तो अब आप मैच कर लीजिएगा, एक का क्या है, एक का है 3, एक का है, ए का है 3, बी का है 1, सी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का है 4 एंड डी का है 2। तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ये सारे आपको किसका क्या नाम है, किसका क्या केमिकल कॉम्पोन फॉर्मूला है और क्या इसका सामान्य नाम वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा उल्टा दिया गया है, ये रसायन है आपके और इनके सामान्य नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण वाटर गैस कहलाता है। सेकंड कहता है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। एल्कोहल का जलीय मिश्रण जो है वो समांग मिश्रण होता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, कार्बन आपका मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो नो डाउट क्या बनती है, इसे ही आप बोलते हैं वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और आप जब इसको N2 को मिलाओगे तो इसे आप प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इनका इस्तेमाल ना आप लोग करते हैं भट्टियों वगैरह में करते हैं एज ए फ्यूल, मतलब ईंधन की तरह ही आप इनका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। एल्कोहल का जलीय विषण समांग होता है। समांग का मतलब होता है जब आपने किसी चीज़ को मिक्स कर दिया है तो पता नहीं चलना। आप एल्कोहल के अंदर पानी मिलाते हैं तो पानी का पता नहीं चलता है ना, तो एक ऐसा मिश्रण है, समांग मिश्रण है। तो राइट आंसर आपका है उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। समांग मिश्रण वो होते हैं कि अगर आपने दो चीज़ों को मिलाया है तो पता नहीं चले कि उसमें क्या है, जैसे पानी में चीनी डालना, पानी में नमक डालना, कहाँ पता चलता है। ऐसे ही अगर आप दारू के अंदर पानी डाल दोगे तो पता थोड़ा ना चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि दूध से दही, दही कैसे खट्टा, तो ध्यान रखना है आपको कि लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एसिटिक एसिड जो होता है ना, ये आपको मिलेगा सिरका में,
यानी कि विनेगर में मिलेगा, और लगभग ना 3 से 5% तक ही होता है, और बाकी इसमें रहेगा पानी। पानी और 3 से 5% तक ही इसमें एसिटिक एसिड होगा। सिट्रिक एसिड अगर बात करते हैं तो खट्टे फल जो होते हैं उनके अंदर आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा, जैसे कि संतरा है, नींबू है, मौसमी है, आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो है अगेन आपको खट्टे फलों में मिलेगा, और विटामिन सी का ही केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल 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 क्या सही हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना विनोद, आ रहा है ना समझ में, कल भी समझाया था। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य ताप और दाब पर द्रव अवस्था में होती है, कहता है कौन, नॉन मेटल। कौन कौन कहता है, क्वेश्चन कहता है, कौन कहता है, प्रश्न कहता है अधातु कैसा, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होना चाहिए, अरे लिक्विड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, द्रव होनी चाहिए। मतलब कुछ भी है, कुछ भी ताप है दाब है, नॉर्मल जो ताप और दाब है तो स्थिति में कैसा होना चाहिए, द्रव होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन है कार्बन है, ब्रोमीन है, थर्ड है आपके पास यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन। तो ध्यान रखिएगा आपसे अधातु, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और भी दे सकता था, क्या देता, मरकरी, पारा, ठीक है। परंतु आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पारा होता है ना ये मेटल है, मेटलवा है, ये क्या है, ये धातु है। आपसे क्या पूछा है, आपसे अधातु पूछा है, तो ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल 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 सही हो जाएगा। जो ब्रोमीन है ये आपका नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। ओके, आपसे ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, धातु और अधातु। अगर आपको पहले नंबर ऑप्शन पे ही मरकरी दे दिया होता ना तो सारे बच्चे मरकरी पे ही टिक करते, क्योंकि पढ़ते नहीं है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, धातु या अधातु क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है। इस क्वेश्चन को देखो रे, पानी लेके आती हूँ मैं। हाँ जी, ताम्र संदूषण, यानी कि ताम्र जो है अगर आप उसको खुले ऐसे छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर हरी सी परत आ जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, संदूषण, यानी कि ताम्र संदूषण। ओके, इससे बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः, क्योंकि पीतल में क्या होता है, कॉपर जिंक होता है पीतल के अंदर, तो ध्यान रखना है सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है कि पीतल के बर्तन हैं वो हरे नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, आप किसकी परत चढ़ाते हैं, क्या आप एल्यूमिनियम की परत चढ़ाते हैं, जस्ते की परत चढ़ाते हैं, शीशे की या टिन की, सोचो सोचो। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा टिन। टिन की परत चढ़ाई जाती है। अगर लोहे की वस्तु अगर उसको जंग से बचाना है तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है या फिर एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है। परंतु आपसे यहाँ पे पूछा है कि तांबे से बने, अब तांबे से बने, पीतल तांबे से ही बना होता है, तांबा और पीतल जो है वो किसका बना होता है, कॉपर और जिंक, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, इसको बचाना है कि ये खराब नहीं हो तो हम कोटिंग करवाते हैं। जैसे होता है ना कि आपके लोहे की चीज़ें हैं उस पर जंग नहीं लगे तो हम पेंट वेंट करा देते हैं, ऐसे ही सेम एज इट इज़। तो हम किसकी परत चढ़वाते हैं, तो हम टिन की परत चढ़वाते हैं। ओके, ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जिस पदार्थ से बना होता है, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, जैसे कि जो कोटिंग करवाई जाती है उसे कहा जाता है यशद लेपन। लिख देती हूँ, लोहे पर करवाई जाती है उसे बोला जाता है यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, या क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, ये देख रहे हैं बल्ब जब जलता है तो ये जो इसका फिलामेंट है ये किस पदार्थ का बना होता है, नाइक्रोम, मैग्नीज, कांस्टेंट या टंगस्टन। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा कि जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का, क्योंकि इसका जो गलनांक है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो जब ये गर्म होगा तो ये तो पिघल जाएगा, तो हमें चाहिए कि पिघले नहीं, तो इसका गलनांक बहुत बहुत ज़्यादा होता है। ए डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, गलनांक यानी कि ये जल्दी से नहीं गलेगा।
नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है। आपके पास ऑप्शंस हैं, पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है, सेकंड है भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारता है। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं, HCl, क्या बोलते हैं HCl, और ये हमारे होता है पेट के अंदर। कहाँ पे होता है, तो ये होता है हमारे पेट में होता है। ध्यान रखिएगा ये पाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, पाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो मैम क्या करता है, तो ये आपके पेट में जो एंजाइम होते हैं कौन कौन से, रेनिन और कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों को ही क्या करेगा, इन दोनों को ही एक्टिव करेगा, कहेगा उठ जाओ रे, और जो भी खाना आया है उसके अंदर जो भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने का काम करो, उसको तोड़ने का काम करो। तो ये आपके रेनिन और पेप्सिन को क्या करेगा, एक्टिवेट करने का काम करता है। पहला तो ऑप्शन कहता है यही है, सही है ना, फिर क्या दिक्कत है। सेकंड है भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारता है, बिल्कुल सही। कभी कभी आप लोग बासी खाना खा लेते हो ना, या कभी कभी खाना बहुत देर से बड़ा है हमने वो खा लिया, तो उसके ऊपर ना जाने कितने बैक्टीरिया कितने जम्स आ जाते हैं। जब हम बात भी कर रहे हैं नॉर्मली पता नहीं कितने बैक्टीरिया जम्स आते हैं मुंह के अंदर। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, बट हमारा बॉडी हमें इतना जल्दी कुछ होने नहीं देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो लार के अंदर भी लाइसोजाइम होता है, वो आपको प्रोटेक्शन देगा। उससे भी काम नहीं बना, वो नहीं कर पाया हैंडल, तो आपके पेट में क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया जम्स खाने के साथ आपके पेट के अंदर गया तो इससे नहीं बच पाएगा और ये उसको मार के ही दम लेगा। तो दोनों ही सही हैं, तो राइट आंसर आपका होगा सी नंबर ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर में रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। आपने देखा है कि जब आप मोटर इलेक्ट्रिक मोटर चलाते हैं तो हम मोटर से क्या करते हैं, जनरली पानी वानी चढ़ाते हैं या पंखे चलाते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि इन सब में क्या है, मोटर ही तो है ना। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मोटर को आप क्या करते हैं, ये सब कैसे चलेंगे, पंखा कैसे चलेगा, जो आपकी पानी वाली मोटर है वो कैसे चलेगी, या फिर जो आपका ग्राइंडर मिक्सर वो कैसे चलेगा, लाइट दोगे ना, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो आपको इसमें को क्या देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी होगी, बदले में वो घूमती हैं, गर 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 घूमेंगी। तो घूमना क्या है, तो ये है आपका मैकेनिकल एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत, बताओ। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बी नंबर रहेगा। मुझे पता है कोई बताने के लिए नहीं है क्योंकि हमारा ये रिकॉर्डेड सेशन है। चलो रे, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं कैसे। हमने देखा है कि घरों में बहुत सारे पंखे बल्ब हैं, हर कमरे में पता नहीं कितने कितने सारे हैं। ये सब कौन से क्रम में लगे होते हैं आपको बताना है, सीरीज में, मिक्स्ड में, पैरेलल, या फिर कोई किसी भी ऑर्डर में लगा देते हैं। आपको ध्यान रखना है सीरीज होता है कुछ ये वाला, ठीक है, और पैरेलल आपका होता है कुछ ये वाला। ठीक है, देखिएगा अगर आपने सीरीज में लगाया, अगर यहाँ से लाइट कट हो गई, आगे के दोनों नहीं चलेंगे, ठीक है। पैरेलल में लगाओगे, यहाँ से कनेक्शन कट, ये खराब हो गया, कोई बात नहीं, बाकी तो चल जाएंगे। और हमारे घरों में क्या होता है, हमारे घरों में यही तो होता है ना, अगर एक पंखा ट्यूबलाइट खराब हो गया इसका मतलब ये थोड़ा है कि बाकी नहीं चलेंगे, बाकी तो चलते ही है ना। वैसा इस वजह से होता है क्योंकि हमने वहाँ पर समांतर क्रम का इस्तेमाल किया होता है, यानी कि पैरेलल में अरेंज किया होता है। हमारे जितने भी घरों में भी लाइटें वाइटें या हमारे घरों में जो अरेंजमेंट होता है वो समांतर क्रम में ही होता है। तो ध्यान रखना है आपको, सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्यूज जो है ना, फ्यूज 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 तार, इसको हम लोग ना श्रेणी में लगाते हैं। आपकी जो स्ट्रीट लाइट है वो श्रेणी में लगी होती हैं, आपने देखा ना, एक बंद तो सारी बंद, ऐसे। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वो होती है जिसके जरिए आप नई नई किस्म बना सकते हैं, नई नई किस्म के जंतु, नई नई किस्म के पेड़ पौधे, ऐसा कुछ बना सकते हैं, उसी को ही डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक हम कहते हैं। समझ गए, देखिएगा इस तकनीक के द्वारा डीएनए में रासायनिक परिवर्तन करके उसे मेजबान जीव में प्रवेश करवाया जाता है। आपके पास कोई जीव है, इधर आपके पास डीएनए है, आपने क्या किया, अलग सा डीएनए इसके अंदर डाला, है ना, उसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पर जिससे कि क्या होगा बताऊंगी पहले एग्जाम्पल के थ्रू। ये दो चीज़ें हैं,
ये आपका कोई होस्ट है, मतलब कोई वस्तु है, और ये आपका यहाँ पे जीन है। आपने क्या किया, डीएनए इसके अंदर इसको फिट कर दिया, तो अब इसके अंदर इसके वाले आ जाएंगे ना, इसके वाले यहाँ पे गुण आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, यही बात कह रहा है। सही है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, इनमें डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए आणविक कैंची का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। और ये जो मॉलिक्यूलर सीजर, ऐसा नहीं कि घर वाली कैंची कट 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 कट, नहीं, ये कुछ एंजाइम होता है। और ये मैंने कम्युनिटी टैब में ये क्वेश्चन भी डाला था, कम्युनिटी टैब को ज़रूर ज्वाइन करें, ज्वाइन तो क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, आप उनके आंसर्स क्या करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपका ही भला है, मेरा तो क्या ही जाना है। आणविक कैंची विशेष प्रकार के एंजाइम हैं जो डीएनए को कुछ विशेष स्थानों पर तोड़ते हैं, ये सारे ही सही हैं, और राइट आंसर आपका होगा 1 2 3। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा देती हूँ। मान लीजिएगा ये आपका कोई डीएनए है, जो भी आपको चाहिए, और ये आपका कोई बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर गोलाकार शेप में डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। हमने इस प्लाज्मिड को यहाँ से काटा और इस वाले डीएनए से यहाँ से लिया और इसको हमने इसके अंदर जोड़ दिया। ठीक है, तो जब हमने जोड़ा तो हमें कुछ ऐसा मिला, तो जब हमें ऐसा मिला तो हमने फिर से इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो अब हमारे पास जो बैक्टीरिया आएगा ना, पहले देखो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था वो कुछ इस तरीके का था, यहाँ पे ब्लू कलर था, परंतु जब आप यहाँ पर देखेंगे तो डीएनए, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो कुछ इस प्रकार का हो गया, यानी कि कुछ लक्षण इसके हो जाएंगे, कुछ इसके हो जाएंगे और कुछ नया ही बन जाएगा। और इसी प्रकार, इसी तकनीक को हम बोलते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक, हम इसको कहते हैं। ठीक है, नई नई किस्म के पेड़ पौधे वगैरह ये सब इससे बनाए जाते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। आपको बताना है 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब आपने मिला दिया है और एक निश्चित अनुपात में मिलाया है तो क्या कहलाएगा, तो ध्यान रखिएगा, उसे आप कहते हैं यौगिक। यौगिक में ना जब भी आप मिलाते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए, एक फिक्स रेशो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फिक्स रेशो होना चाहिए, तभी आपका यौगिक या कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर फिक्स रेशो नहीं चलेगा, यहाँ पे रैंडमली कुछ भी अगर आपने डाल दिया तो यहाँ पर ये मिश्रण बन जाता है, जैसे कि आपका CH4, जैसे कि H2O, जैसे कि N2O। आपने देखा है ना, अगर आप इनको मिलाएंगे तो अगर पानी, मान लो पानी है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए और ऑक्सीजन का 1। अगर आपने इसको उल्टा पुल्टा कर दिया तो फिर ये पानी थोड़ा ना बनेगा, कुछ और बन जाएगा ना। तो यही कहना चाहते हैं कि जब भी आपको कोई यौगिक बनाना है तो आपको एक निश्चित अनुपात लेना होगा, यानी कि जब आप पानी बना रहे हैं तो आपको हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए और आपको ऑक्सीजन का 1 चाहिए। जब आप इनको मिलाएंगे तभी वो पानी बनेगा, अदरवाइज कुछ और ही बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना, ये आपका मैग्नीशियम का ही एक कंपाउंड है और इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका जो इस्तेमाल है ये कैसा नेचर का होता है, ये आपके बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। और जब आपको एसिडिटी होती है, जब आपको एसिडिटी होती है तो इसको दूर करने में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो आप इनो लेते हैं, इनो के अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। आपको क्या हो रही है, एसिडिटी, तो आपको क्या चाहिए, एंट एसिड चाहिए, यानी कि एसिड का एंटी चाहिए जो उसको दूर कर पाए। और आप क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, और इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो आप सिंपल से शब्दों में क्या कहेंगे, ये एक बेस होता है। ओके, अंगूर का किण्वन करना क्या कहलाता है। अंगूर का किण्वन करते हैं यानी फर्मेंटेशन, उसको सड़ाएंगे तो क्या बनाते हैं, दारू बनाते हैं ना, एल्कोहल बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंगूर को सड़ा दिया तो अब अंगूर सड़ गए ना, उससे क्या बन गई है, दारू बन गई है। तो एक जस्ट नई चीज़ है, नया चीज़ है, तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, यानी शराब। दारू देसी वर्ड है ना, बट यही चलता है। ठीक है, देखो तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है, रासायनिक। एक बार अगर दारू बन गई तो आप फिर से उससे अंगूर थोड़े ना प्राप्त करोगे, अब तो वो दारू है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके पास है सीसा और टिन के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, क्या कहता है सीसा। सीसा और टिन, जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनेगा,
यहाँ पे इन दोनों को मिलाने से फ्यूज वायर भी बनता है, परंतु रेशो उसका अलग होगा। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्टील, उपधातु, गन मेटल या सोल्डर, तो यहाँ पे बनेगा सोल्डरिंग वायर। देखा है क्या आपके कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं तो उन पे टांका वांका लगाने के लिए आपको एक मेटल से आती, एक वायर आती है, उसी को आप सोल्डरिंग वायर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से एटीपी का विस्तृत रूप सही है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट। मैंने सारे सेम से बोलते हैं तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है यही आपका एटीपी का फॉर्म है और ये क्या है, जस्ट एक एनर्जी है। तो आपके बॉडी में आपको जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में ही मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करती है? आपके बॉडी में कैल्शियम के लेवल को कौन कंट्रोल करता है, ये आपसे पूछा गया है। पैराथायरॉयड, हाइपोथैलेमस, थाइमस या एड्रिनल? तो इसका राइट आंसर आपका होगा पैराथायरॉयड। हालांकि थायरॉयड भी करती है, पैराथायरॉयड भी करती है। अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है तो ये बढ़ाने का काम करती है। एक तरीके से अगर आपकी बॉडी में कोई कम या ज़्यादा हो रहा है तभी तो हम उसको बैलेंस करेंगे ना, क्योंकि हमें हर चीज़ बैलेंस चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पैराथायरॉयड। हाइपोथैलेमस जो है ना, ये इसको हम ना मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये जो आपकी ग्रंथि है ये आपके पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। और ये जो ग्रंथि है इसे आप बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ओके, और ध्यान रखिएगा थाइमस ग्लैंड आपकी इधर चेस्ट में होती है और ये आपका इम्यूनिटी बनाने का काम करती है, इम्यूनिटी बनाने का काम करेगी। आप ये बोल सकते हैं आपके बॉडी में जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट सेल, उनको मैच्योर करने का, उनको विकसित करने का काम जो है वो यही करती है। ओके, और एड्रिनल ग्रंथि जो है इसे बोला जाता है 3F ग्लैंड, फियर, फाइट और फ्लाइट ग्लैंड। 4S ग्लैंड भी कहा जाता है, करो और मरो, बहुत सारे नाम हैं। और ये जीवन रक्षक ग्रंथि भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, बॉडीगार्ड ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये कुछ बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आज के सेशन में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। गला बहुत ज़्यादा वो दर्द हो रहा है वो, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगी शाम तक ले लूँगी। बस आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं जो आपको वन रक्षक में डेफिनेटली काम में आएंगे। अगर ये नहीं किए हैं तो बहुत ज़्यादा पछतावा होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप थ्योरी करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर ना बहुत सारी थ्योरी की क्लासेस भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।